हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल द नॉलेज ऑफ में। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को अच्छे से समझ लिया है। आज के वीडियो में हम भारत के संवैधानिक विकास से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय अधिनियम द्वारा कंपनी के सदस्यों कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया था। तो ये आप सभी को पता है, यह था 1793 का चार्टर अधिनियम। देखिए, 1793 का चार्टर अधिनियम के माध्यम से जो कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक एकाधिकार होते हैं उनको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। इसके अलावा जो बंगाल के गवर्नर थे उनको मुंबई मद्रास कि गवर्नर के कार्यों का पर्यवेक्षण करने का अधिकार भी इसी एक्ट के माध्यम से दे दिया जाता है। और एक कंपनी को एक और अधिकार दिया जाता है तो कि वह चाहे तो किसी भी कंपनी को भारत में व्यापार की अनुमति दे सकती थी। अगला प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, अर्थात कब पारित किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो सबसे पहला एक्ट था वो आया था 1773 में। इस एक्ट का पारित करने वाले कौन थे, तो उस टाइम के जो तत्कालीन मंत्री थे जिनका नाम लॉर्ड नाथ था। इस एक्ट के माध्यम से किया गया तो जो मुंबई या मद्रास की प्रेसिडेंसी थी उनको बंगाल के अधीन कर दिया गया। और जो गवर्नर होते थे, कलकत्ता के गवर्नर थे, उनको बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया। और आप सभी को पता है कि जो प्रथम गवर्नर जनरल थे बंगाल के, वे वारेन हेस्टिंग थे। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा कोलकाता को भारत की राजधानी बनाया गया। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही कोलकाता को भारत की राजधानी घोषित किया जाता है। इसको पिट्स एक्ट को पारित करने वाले कौन थे, इनका नाम ऐसा कि मतलब इसका नाम जो है वे उस जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पिट्स, उनके द्वारा इस एक्ट को पारित किया गया था, इसीलिए इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया था। इसके अलावा इसमें जो कंपनी के राजनीतिक कह सकते हैं कि व्यापारिक कार्य थे उनको एक दूसरे से अलग कर दिया गया। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ बोर्ड की कोर्ट ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो इसका सही आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो प्रांतीय स्वायत्तता थी। इसी अधिनियम के माध्यम से प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, अर्थात वह नियमों का निर्माण स्वयं भी कर सकते थे। इसके अलावा जैसे 1935 के द्वारा जो राज्यों में द्वैध शासन था उसको समाप्त करके केंद्र में लागू कर दिया गया, और कानून बनाने की जो शक्ति थी उनको केंद्र और राज्यों में विभाजित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो इसका सही आंसर है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसी के द्वारा कलकत्ता में 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। देखिए ये थे जिसके जो मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे थे, और उसके 3 अन्य न्यायाधीश में चेम्बर्स, लिमेस्टर, जॉन हाइड शामिल थे। अगला प्रश्न है, कौन सा सत्य नहीं है कथन दिया गया है। तो पहला कथन है, कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, साइमन कमीशन भारत विभाजन, भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, मार्ले मिंटो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। देखिए, कैबिनेट मिशन संविधान का गठन ये सही है। इसके अलावा साइमन कमीशन भारत विभाजन ये दोस्तों गलत है, क्योंकि जो भारत का विभाजन हुआ था वो माउंट बेटन योजना के आधार पर किया गया था। बाकी अलावा मार्ले मिंटो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व ये भी सही है। भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 स्वशासन, राज्यों को शासन दी गई, ये भी सही है। देखिए, जो साइमन कमीशन था ये क्या था, इसके बारे में जान लेते हैं। जो साइमन आयोग था वह 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था, जिसका जो स्थापना किया गया था वो 8 नवंबर 1927 में किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था, तो भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन की जांच करना था। यानी उस टाइम जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था उसके जांच के लिए इस समिति का गठन किया गया था। और ये जो भारत है 3 फरवरी 1928 में आया था, और जिसके बाद भारत में इसका काफ़ी विरोध हुआ और इसको वापस जाना पड़ा। जैसे आपने सुना होगा कि गो बैक साइमन, तो यह नारा बहुत ज़्यादा उस टाइम मतलब बहुत इसका विरोध। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया था। तो इसका सही आंसर है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट कि इसकी कमियों को दूर करने के लिए एक नया
अधिनियम आया था जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। इसमें एक और प्रावधान किया गया था 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में कि जैसे जो जो बंगाल के सरकार थे उनको बिहार उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया था, और एक जो था इसकी जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी कमियों को दूर करना। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम वायसराय अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने। तो आप सभी को पता होगा कि जो भारत के प्रथम वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। देखिए होता क्या है कि जो 1858 में जो कंपनी का शासन होता है वह ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है, जिसके बाद भारत के जो गवर्नर का जनरल का पद होता है उसको समाप्त करके वायसराय के पद का निर्माण किया जाता है। और उस टाइम जो गवर्नर जनरल के पद पर पोस्टेड रहते हैं वो लॉर्ड कैनिंग होते हैं, उन्हीं को वायसराय के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। तो इसका सही आंसर है 1813 का चार्टर अधिनियम। देखिए इस एक्ट के माध्यम से यह प्रावधान किया गया है कि जो कंपनी है वह भारतीयों के शिक्षा, साहित्य एवं जो वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए उन पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करेगी। देखिए वास्तव में जो अंग्रेज थे ये कोई शौक मतलब खर्च जो था वो शौक से नहीं करते थे, बल्कि इसके माध्यम से वे भारतीयों की सहानुभूति को प्राप्त करना चाहते थे। तो ये याद रखिएगा कि पहली बार जो 1 लाख रुपए प्रति वर्ष शिक्षा पर खर्च करने की बात कही गई थी वह 1813 के चार्टर अधिनियम में कही गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया। तो देखिए इसका सही आंसर है 1919। महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार 1919 के अधिनियम के द्वारा दिया गया था। और याद रखिए जो उस टाइम मताधिकार था वो सीमित था, मतलब कुछ आधार पर दिया जाता, जैसे आय, संपत्ति, कर आदि के आधार पर भी मताधिकार का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत शासन अधिनियम 1858 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो मैंने अभी इसको बताया कि उस टाइम जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, और इनको ये भारत के प्रथम वायसराय भी बने उसके बाद। अगला प्रश्न है कि 1935 के अधिनियम के बारे में असत्य कथन है। तो देखिए पहला कथन है कि नेहरू यह अनेक ब्रेकों वाला इंजन रहित गाड़ी के समान है, यानी उसके बारे में स्टेटमेंट जो दिया गया है 1935 के शासन अधिनियम के बारे में उसके बारे में बात कर रहा है। तो नेहरू इन्होंने सही कहा था कि इन्होंने कहा था कि ये अनेक ब्रेकों वाला इंजन रहित गाड़ी है, इसमें ब्रेक तो बहुत सारे हैं लेकिन इंजन ही गायब है। दूसरा है कि संघीय न्यायालय की स्थापना, तो ये कथन भी सही, ये भी सही है क्योंकि इसी एक्ट के माध्यम से संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला है कि जिन्ना ने पूर्णतः सड़ा हुआ मूल रूप से बुरा कानून इसे कहा था, तो ये भी सही है। इटली है विश्वास का प्रतीक, ये गलत है दोस्तों। इटली कौन थे, तो उस टाइम कह सकते हैं जो ब्रिटेन के, जो भारत को आज़ादी मिली तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और किस पार्टी के, लेबर पार्टी के नेता थे, और इन्होंने जो विंस्टन चर्चिल थे उनको हराकर सत्ता में आए थे, और इनका जो कार्यकाल था 1946 से लेकर 1951 के बीच था। अगला प्रश्न है किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो इसका सही आंसर 1813 का चार्टर एक्ट। देखिए इस एक्ट के माध्यम से जो कंपनी का कार्य होता है वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। इसके अलावा जो कंपनी के व्यापारिक अधिकार होते हैं उनको सीमित करके जो ब्रिटिश के सभी नागरिक थे उनको भी भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी जाती है। इसके अलावा जो चीन और चाय के संबंध में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार होता है वो बना रहता है। अगला प्रश्न है किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया था। तो इसका सही आंसर है जो सबसे पहला अधिनियम आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखिए इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे रेगुलेटिंग एक्ट में। तो इस एक्ट के माध्यम से जो भारत के गवर्नर थे, भारत के गवर्नर मतलब उस टाइम गवर्नर का पोस्ट हुआ करता था, उसको समाप्त करके बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, और उनकी सहायता के लिए गवर्नर परिषद का गठन किया जाता है जिसमें कुल 4 सदस्य होते हैं। इसके अलावा कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की व्यवस्था की जाती है, और कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर्स है वही कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करते थे, जिनमें कुल 24 सदस्य थे। अगला प्रश्न है किस अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश ताज का शासन स्थापित किया गया। तो इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1858। देखिए 1857 के विद्रोह के बाद जो कंपनी का शासन होता है वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है, जिसकी घोषणा जो महारानी विक्टोरिया होती है वो अपने राजकीय पत्र में
करती हैं, जिसे भारत में 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़कर सुनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश करने व धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई? तो इसका भी सही आंसर है चार्टर एक्ट 1813। इस एक्ट के माध्यम से ही पहली बार भारत में ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म का जो प्रचार प्रसार था उसका करने की अनुमति दी गई। और ईसाई मिशनरी क्या थे, तो ये ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले थे और भारत में आकर भारत के लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए मोटिवेट करते थे, या कह सकते हैं उनको लालच देते थे। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो इसका सही आंसर है 1833 का चार्टर अधिनियम। और आपने पढ़ा होगा कि जो भारत के गवर्नर थे और लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। देखिए, इस एक्ट के माध्यम से एक और प्रावधान किया गया था, जो कंपनी के व्यापारी के अधिकार थे उनको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। इसको भी याद रखिएगा। इसके पहले वाला जो एक्ट आता है 1813, उसमें सीमित किया जाता है, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के जो व्यापारी के एकाधिकार होते हैं, राजनीतिक एकाधिकार तो बना रहता है, लेकिन जो व्यापारी के एकाधिकार थे उनको समाप्त कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि सिविल सेवा परीक्षा में भर्ती के लिए द्वार भारतीयों के लिए किस एक्ट के तहत खोल दिया गया? तो इसका सही आंसर है चार्टर एक्ट 1853। देखिए, जो इस एक्ट के माध्यम से जो सरकारी नौकरियों में भारतीयों के साथ जाति, धर्म, वर्ग आदि के आधार पर भेदभाव किया जाता था, उनको समाप्त करके प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था की जाती है। और जो सिविल सेवाओं पर कंपनी का संरक्षण होता है उसको समाप्त कर दिया जाता है और सभी भारतीयों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का द्वार खोल दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के सारे व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जो 1833 का चार्टर अधिनियम आता है, इसमें जो कंपनी के राजनीतिक अधिकार को छोड़कर जो सारे व्यापारिक एकाधिकार होते हैं उनको समाप्त कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो भारत में सांप्रदायिकता का जनक है वह मिंटो को कहा जाता है। जो 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम होता है, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के अधिनियम से भी जाना जाता है, उसमें मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है। अर्थात जो मुस्लिम होते हैं वे मुस्लिम सदस्यों का चुनाव ही कर सकते थे। तो इस एक्ट के माध्यम से भारत को तोड़ने का प्रयास किया जाता है और भारत में सांप्रदायिकता को जो माहौल था उसको बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है। और जो हिंदू मुस्लिम एकता थी उनके बीच कह सकते हैं कि एक खाई पैदा की जाती है, जिससे कि भारत कई भागों में टूट जाए। तो इसीलिए जो मिंटो हैं उनको भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। इसी जो गांधी जी थे, उन्होंने जो 1909 का शासन भारतीय परिषद अधिनियम आया था, इसको सर्वस्व नाश करने वाला अधिनियम कहा था। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्य के लिए अलग बजट का प्रावधान सर्वप्रथम किस में देखने को मिलता है? तो इसका सही आंसर है भारत शासन अधिनियम 1919। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और इस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का आरंभ किया जाता है और राज्यों में 2 शासन की स्थापना की जाती है। इसके अलावा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की जाती है, यानी केंद्र में 2 सदन बनाए जाते हैं, एक विधान परिषद होता है, दूसरा राज्य परिषद होता है। और जो प्रांतीय विषय थे उनको 2 भागों में इसी अधिनियम के द्वारा बांट दिया जाता है। 2 भाग कौन होते हैं? तो एक आरक्षित विषय होता है जिस पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर को दिया जाता है, और जो एक भाग होता है हस्तांतरित भाग, जिसमें जो कानून भारतीयों को बनाने का अधिकार दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी जाती है? तो इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही भारत में पहली बार संघीय न्यायालय की व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है और एक और की संघीय बैंक यानी आरबीआई की स्थापना भी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही की जाती है। तो ये याद रखिएगा, जहाँ पर संघीय वर्ड मिले वो समझ जाइएगा कि संघीय जो व्यवस्था है, मतलब जो संघीय कह सकते हैं कि शासन की व्यवस्था है, उससे भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही ग्रहण किया गया है। इसके अलावा भारतीय शासन अधिनियम 1935 में भारत के जो अखिल भारतीय परिसंघ का प्रावधान किया जाता है, यानी पहली बार अंग्रेज ये मानते हैं कि भारत कई राज्यों को मतलब मिलाकर एक देश है। इसके पहले वो भारत को पूर्ण देश का दर्जा नहीं देते थे। इसके अलावा मतलब भारत सरकार अधिनियम 1935 के
अंतर्गत ही 1937 में जो वर्तमान में म्यांमार है और उस टाइम बर्मा हुआ करता था उसको भारत से अलग किया गया था। अगला प्रश्न है शाही उपाधि अधिनियम किस वर्ष लाया गया? तो इसका सही आंसर है 1876 में। देखिए, और ये इस टाइम जो भारत के गवर्नर होते हैं, कह सकते हैं किसके शासनकाल में लाया गया था, तो उस टाइम लॉर्ड लिटन थे। इन्हीं के शासनकाल में जो दिल्ली दरबार यानी 1877 के आसपास दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें जो ब्रिटेन की महारानी थी उनको भारत की भी महारानी का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं थी? पहला है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका। तो ये तो व्यवस्था थी इसकी, उसमें किया गया मतलब केंद्र में दो सदन बनाए जाते हैं, एक होता है विधान परिषद, एक होता है राज्य परिषद। दूसरा है प्रत्यक्ष निर्वाचन, ये भी व्यवस्था भी सही है। इसके अलावा तीसरा है कि केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों के विधान निर्माण की शक्ति, एक कथन भी सही है दोस्तों। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों को विधान निर्माण की शक्ति प्रदान की गई थी। जो ऑप्शन डी है ये गलत है, क्योंकि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, देखिए केंद्र में जो द्वैध शासन की स्थापना होती है वे भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की जाती है। और जो राज्यों में अगर बात करता है कि राज्यों में केंद्र द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो वह 1919 के अधिनियम के द्वारा की जाती है। और 1935 में जो 1919 में केंद्र राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई रहती है, उसको समाप्त करके संपूर्ण मतलब केंद्र में लागू कर दी जाती है। तो जो केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था है, ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो इसको मिलाना है दोस्तों। तो देखिए, इसको मैं बता देता हूं कि कौन सा प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था। तो पहला है नियंत्रण परिषद की स्थापना, यानी जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कहा जाता है, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी जो स्थापना है वह पिट्स जो पिट्स एक्ट आया था उसके द्वारा की गई थी, यानी जो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में की जाती है और किस अधिनियम के अंतर्गत की जाती है? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, यानी ये जाएगा ऑप्शन 1 पे। इसके अलावा इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब दी जाती है, यानी धर्म प्रचार करने की अनुमति? तो ये 1813 के चार्टर, यानी इसके सामने वाला सही है। इसके अलावा गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति की बात करता है, तो ये चार्टर अधिनियम 1833 में के द्वारा इसकी व्यवस्था की जाती है। देखिए, जो 1833 का चार्टर एक्ट आता है उसमें जो गवर्नर जनरल के मतलब परिषद होती है उनकी संख्या 3 होती है, लेकिन उसको 4 कर दिया जाता है। और चौथे जो व्यक्ति जोड़े जाते हैं वो लॉर्ड मैकाले जोड़े जाते हैं। देखिए, जो लॉर्ड मैकाले होते हैं एक विधि संबंधी सदस्य होते हैं। इनको विधि सदस्य के रूप में परिषद में शामिल किया जाता है। और इनका कार्य क्या होता है? तो एक कानूनी मामलों में गवर्नर को सलाह देते हैं। देखिए, इनको परिषद में वोट देने का अधिकार नहीं होता है, और जो गवर्नर भी होता है इनके सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चौथा है कि जो कानूनी सदस्य जोड़े जाते हैं वो चौथे व्यक्ति होते हैं, जो कि लॉर्ड मैकाले होते हैं। अगला प्रश्न है कि विधि निर्माण की प्रक्रिया में पहली बार भारतीयों को जोड़ने की पहल किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो इसका सही आंसर है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। देखिए, इस अधिनियम के माध्यम से जो लॉर्ड कैनिंग होते हैं वे 1862 में 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत करते हैं। उनमें पहले जो होते हैं बनारस के राजा होते हैं, और दूसरा पटियाला के महाराज होते हैं, और तीसरा जो होते हैं सर दिनकर राव होते हैं। अगला प्रश्न है कि विधान परिषद में बजट पर वोट देने और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया भारतीयों को? तो इसका सही आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो देखिए, जो हमको इसके पहले जो भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार था वे 1892 के अधिनियम के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा ही प्राप्त हो जाती है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं होता है। लेकिन इसके बाद मार्ली मिल्ट्रो सुधार अधिनियम जो कि 1909 में आता है, उसके माध्यम से भारतीयों को बजट पर वोट देने और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम के तहत ब्रिटेन में भारत सचिव का पद सृजित किया गया? तो ये आप सभी को पता है कि जब 1857 का विद्रोह होता है उसके बाद जो कंपनी का शासन होता है क्राउन के हाथों में चला जाता है। उसके बाद ही भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा ब्रिटेन में भारत के राज्य सचिव के पद का निर्माण किया जाता है।
देखिए इसमें होता है क्या कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर होते हैं उनको समाप्त कर दिया जाता है विद्रोह के बाद, और इसके स्थान पर ब्रिटेन में भारत के राज सचिव का पद का निर्माण किया जाता है, जो कि अपने कार्यों के प्रति जो होता है वह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और इसी का प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण होता है। और एक बात याद रखिएगा कि जो भारत के राज्य सचिव होते हैं वह कौन होते हैं, तो एक ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता है और इसके कार्यों की सहायता के लिए भी एक भारत परिषद की स्थापना की जाती है जिसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनका जो संपूर्ण खर्च होता है वह भारतीय राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो मैंने अभी जस्ट इसके पहले बताया था, यह था भारत परिषद अधिनियम 1892, परंतु इनको वोट देने की शक्ति इस अधिनियम के द्वारा प्राप्त नहीं होती है। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 की एक विशेषता नहीं है, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत है। तो यह तो इसकी विशेषता है, इसके माध्यम से प्रांतों को कह सकते हैं स्वायत्तता दी गई, यानी वे स्वयं भी कानूनों का निर्माण कर सकते थे। इसके अलावा इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में लागू किया, तो ये भी सही है क्योंकि इसके माध्यम से राज्यों में जो द्वैध शासन की स्थापना की गई थी उसको समाप्त कर दिया जाता है और केंद्र में लागू किया जाता है। तीसरा है, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को आवंटित किए गए। दोस्तों ए ऑप्शन गलत है, अभी मैं बताऊंगा क्यों गलत है। और डी है, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया था, तो ए भी सही है। देखिए ए ऑप्शन क्यों गलत है, तो इस अवशिष्ट जो शक्तियाँ होती है, मतलब उस टाइम जो शक्तियों का विभाजन किया जाता है वे कुछ सूचियों के आधार पर किया जाता है, ठीक है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। लेकिन जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं वे गवर्नर को दी जाती हैं, ना कि प्रांतीय विधायिकाओं को दी जाती हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं वे केंद्र को दी, मतलब केंद्र नहीं कह सकते, उस टाइम जो गवर्नर होते हैं यानी जो वायसराय थे उनको प्रदान की जाती है, ना कि राज्यों को। तो दोस्तों यह था भारत के संवैधानिक विकास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट में करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ यदि वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।